फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत HI, VI और IDD तीनों ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट की, जो कि सब्जेक्ट रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता को समझना। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो यूनिट है वो थर्ड यूनिट के अंतर्गत सब यूनिट 3.1 कंप्लीट कर लिया है और आज इस वीडियो में हम 3.2 कवर करेंगे। तो चलिए 3.2 देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अर्थात विशिष्ट अधिगम अक्षमता क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। इसका क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकार और कारणों का वर्णन करें, या फिर अधिगम अक्षमता क्या होता है इसके बारे में लिखें। तो ये दोनों तरीके से, चाहे विशिष्ट लगा करके पूछे या फिर अधिगम अक्षमता डायरेक्ट पूछे, दोनों बेस में आपको यही जो डिफिनीशन आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, यही आपको लिखना होगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे अधिगम अक्षमता क्या है। तो अधिगम अक्षमता कह लीजिए या विशिष्ट अधिगम अक्षमता कह लीजिए, इस शब्द का जो प्रयोग हुआ था ये सबसे पहले सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था, वो भी सन 1963 ईस्वी में। इन्होंने अधिगम अक्षमता को कहा कि अधिगम अक्षमता वह है जो वाक, भाषा, पठन, लेखन और अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक या अनुदेशन का कारक का है। यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता वह होता है जिसमें बच्चे में वाक यानी कि उसके बोलने, भाषा से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित उसमें जो सीखने की प्रक्रिया होगी वो कमी पाई जाएगी। यानी कि अधिगम अक्षमता का मतलब होता है कि सीखने में कमी का पाया जाना। यानी कि जो भी बच्चा किसी भी चीज़ में अगर उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पा रहा, उसके सीखने में कमी पाई जा रही है, तो वो बच्चा आपके अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करेंगे अमेरिका में विकसित फेडरल परिभाषा के अनुसार बात करेंगे। तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता लिखित एवं मौखिक भाषा के प्रयोग एवं समझने में शामिल एक अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति, जो व्यक्ति के सोच, वाक, पठन, लेखन एवं अंकगणितीय गणना को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित करता है। इसके रूप में इसको परिभाषित किया जाता है कि ये बच्चे की सोच को प्रभावित करेगा, उसके बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, या उसके मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आपको देखने को मिल सकता है कि अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा तो बच्चे में कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमता है। इसके अंतर्गत इंद्रिय जनित जो दिव्यांगता होती है, जिसमें हम मानेंगे कि मस्तिष्क की क्षति इसमें शामिल है। इसमें बच्चे में डिस्लेक्सिया जो कि पठन संबंधी विकार होता है, विकासात्मक उसमें आपके वाचाघात भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें अगर शामिल है बच्चे में, तो वो बच्चा किस में आएगा, आपके अधिगम अक्षमता से संबंधित समस्या उसके अंदर होगी। अब हम बात करेंगे कि 1994 में जब अमेरिका की जो अधिगम अक्षमता थी वो राष्ट्रीय संयुक्त समिति यानी कि द नेशनल जॉइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, ये अधिगम अक्षमता के बारे में क्या कहता है। तो अधिगम अक्षमता एक सामान्य पद होता है जो मनुष्य में अनुमानतः केंद्रीय तंत्रिका जो तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, उसको सुचारू रूप से कार्य करने में ये कारण उत्पन्न करती है, यानी कि उसको सुचारू रूप से चलने नहीं देती है। केंद्रीय तंत्रिका अपने सुचारू रूप में कोई भी कार्य नहीं कर पाता है जब उस बच्चे में अधिगम अक्षमता आती है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो बच्चे में बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने या तर्क करने की जो क्षमता होगी, इसके साथ साथ गणितीय जो क्षमता होगी, इन सभी चीज़ों में कठिनाई देखने को मिलेगा।
जीवन के किसी भी पड़ाव में ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये जन्मजात होंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कि संवेदीय क्षमता भी होती है, मानसिक मंदता भी हो सकता है बच्चे में, गंभीर संवेगात्मक क्षमता जो बच्चों में होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित देखने को मिल सकता है, सांस्कृतिक भिन्नता दिखाई देगी इसमें। तो हर तरीके से अक्षमता आप इसमें देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता के कारण। तो मनुष्य मस्तिष्क की जो संरचना होती है वो काफ़ी जटिल होती है, जो कि हमारे कार्य को करने के लिए मस्तिष्क ही कहीं ना कहीं उसको नियंत्रण करता है। मस्तिष्क के 2 गोलार्ध होते हैं, एक दायां और एक बायां गोलार्ध। जब हम अधिगम कर रहे होते हैं तो उस क्रिया में क्या होता है कि बायां गोलार्ध जिम्मेदार होता है और कभी दायां जिम्मेदार होता है। दायां और बायां गोलार्ध में कहीं पर भी अगर विकृति मिल रही है तो व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर भी उसका असर देखने को मिलता है। अब विशिष्ट अधिगम अक्षमता जो होता है ये समझने के लिए शोधकर्ता एवं वैज्ञानिक जो हैं वो मानव मस्तिष्क की संरचना और उसकी जो कार्यविधि होती है इन सभी का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। अभी भी इसका पता नहीं चल पाया है अच्छे से कि ये किस कारण उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें एक वंशानुगत कारण भी होता है जो डिस्लेक्सिया होता है, जैसे कि डिस्लेक्सिया आपके वंशानुगत पाया जाता है। जैसे कि बच्चों में पढ़ने से संबंधित विकृति अगर देखी जा रही है तो वो वंश दर वंश चली आ रही होती हैं। भाषा अधिगम समस्याएं ये इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें भी जो मस्तिष्क में गोलार्ध पाए जाते हैं दाएं और बाएं, इन दोनों चीज़ों का यहाँ पे असर देखने को मिलता है। ज़्यादातर यहाँ पे बाएं गोलार्ध में अगर समस्या है तो बच्चे के पढ़ने में कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को मिलेगी। जैविक कारण भी इसका होता है। इससे जो विशिष्ट अधिगम अक्षमता है इसका न्यूनतम मानसिक अपक्रिया के कारण इसमें होता है। ये अपक्रिया केंद्रीय स्नायुतंत्र सुषुम्ना से जुड़ी होती है, जो मस्तिष्क को सुचारू रूप से कार्य करने नहीं देती है, और इसमें अगर क्षति पाई जा रही है तो वो बच्चा अच्छे से कोई भी चीज़ सीख नहीं पाता है। अब हम बात करेंगे अन्य कारण की कि अन्य कारण क्या हो सकता है अधिगम अक्षमता का। तो गर्भावस्था के वातावरण में भी जब बच्चा रहता है तब वहाँ भी उसको सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर उस समय पे माँ को शुगर हो जा रहा है, थायराइड हो जा रहा है, यदि ऐसी कोई बीमारी है उस माँ को, तो माँ के द्वारा नशीली पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, शराब पिया जा रहा है, सिगरेट पिया जा रहा है, बीड़ी तंबाकू का सेवन वो कर रही हैं, तो इससे बच्चे के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे बच्चे में आप आगे चल करके ये जानेंगे कि बच्चा अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आ रहा है। जन्म के पश्चात यदि बच्चे को कम पोषण युक्त भोजन मिलता है तो भी उसका मस्तिष्क कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, तो इससे भी अधिगम अक्षमता आती है बच्चों में। भारत में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो गरीबी की भी होती है। इसका भी कहीं ना कहीं बच्चों पे असर देखने को मिलता है। बच्चे के जन्म के पश्चात भी बच्चे में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो इससे भी समस्या होगी, और समय से पहले ही बच्चे जन्म ले रहे हैं अर्थात बच्चे मैच्योर नहीं हैं तो भी बच्चे में अधिगम अक्षमता आ सकती है। बच्चे के द्वारा नशीली दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है या मद्यपान किया जा रहा है तो इसका भी कारण है कि बच्चे में अधिगम अक्षमता आएगा। अब हम बात करेंगे इसके निवारण की। इसका निवारण क्या है? तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता जो होती है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है उसके विभिन्न प्रकार की जानकारी को समझने में वो अक्षम हो सकता है या उसे सही तरीके से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसमें आपके एक विशेष शिक्षा आता है जिसका निवारण किया जा सकता है इसके माध्यम से भी, कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशेष शिक्षा प्रशिक्षण के उपायों का उपयोग करके व्यक्तिगत शिक्षा दी जा सकती है ताकि वे अपने कौशलों को सुधार कर सकें और जानकारी प्राप्त करने में उनको मदद मिले। सहायता और समर्थन दे सकते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा के साथ साथ विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले व्यक्तियों को सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है। ये समर्थन परिवार, शिक्षक और स्वास्थ्य पेशेवर जो होते हैं उनके माध्यम से दिया जाता है बच्चों को। अब व्यवस्था की बात करते हैं तो ऐसे जो अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो व्यवस्था होती है वो विशेष
उपायों की आवश्यकता होती है उसमें। इसमें कोई भी स्थिति हो उसको साफ बताना होता है। विभिन्न प्रकार के उपकरण, योजनाएं और तकनीकी की सहायता इसमें लिया जाता है। संख्या शास्त्रीय सहायता इनको दी जाती है, जिसमें व्यक्तिगत अधिगम क्षमता के में दिव्यांग व्यक्तियों को संख्या शास्त्रीय सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे कि वाणिज्यिक और व्यक्तिगत जीवन के कार्यों में मदद करने वाले जो व्यक्तिगत सहायकों की आपातकालीन योजनाएं होती हैं, वो सभी चीज़ें इस पे लागू की जा सकती हैं। तकनीकी सहायता भी इनको दिया जा सकता है, जैसे कि वॉइस रिकॉर्डर इनको दिया जा सकता है, वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर इनके लिए अच्छा रहता है। तकनीकी उपकरण भी इनके लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। समय का प्रबंधन, समय का व्यवस्थित प्रबंधन के लिए समय सारणी तैयार किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत कार्यों को सही तरीके से संचालित ताकि किया जा सके, इसका पूरा यहाँ पे ख्याल भी रखा जाता है। समय समय पे संवाद करना चाहिए, एक दूसरे से संवाद जब करेंगे तो इससे भी इनमें काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। देखभाल की आवश्यकता तो होती ही है, परिवार और समाज का समर्थन भी जरूरी होता है। साथ ही चिकित्सक, डॉक्टर जो होते हैं उनका भी यहाँ पे होना जरूरी होता है, जिसके माध्यम से बच्चों को हर प्रकार की सुख सुविधा भी मिल सके और उनको विशेष प्रकार की जो सहायता है वो भी दी जा सके। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की। तो इसमें मुख्यतः तो 4 प्रकार ही आते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले जो आता है वो आपका डिसलेक्सिया आता है। इसमें वे बच्चे आते हैं जिनको पढ़ने से संबंधित विकार होता है, जैसे वो किसी अक्षरों को उल्टा लिख दे रहे हैं, जैसे आप उनको डा लिखने के लिए बोल दे रहे हैं तो वो ढा लिख दे रहे हैं, या फिर उन्हें डा लिखने के लिए बोल रहे हैं तो नीचे बिंदी लगा दे रहे हैं, या वो अंगा लिख दे रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग अक्षरों को वो उलट फेर कर देते हैं, या फिर वो उसको पढ़ नहीं पाते हैं, वो पा को फा पढ़ दे रहे हैं या फा को पा पढ़ सकते हैं। इस तरीके से उलट फेर कर देते हैं, पढ़ने में उनके कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, अक्षरों को पहचानने में उनको समस्या होती है। और डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि इससे जो ग्रसित बच्चा होता है उसके लिखावट में सही ढंग से कह लीजिए कि जो अक्षरें होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं, या आप उनको कुछ लिखने के लिए बोलेंगे वो कुछ और लिख देंगे। जैसे कि इन्हें ये समस्या आती है कि वो का को खा लिख सकते हैं, या उन्हें कोई शब्द आप बोल रहे हैं, कोई अक्षर आप बोल रहे हैं, उस चीज़ को वो उलट फेर कर देते हैं, तो लिखने में समस्या होती है। डिस्कैल्कुलिया की बात करते हैं तो यहाँ भी गणितीय प्रॉब्लम होती है, बच्चों को गणना करने में समस्याएं होती है। साथ ही इसमें बच्चों को गिनती लिखने में भी समस्या होती है। जैसे आपने बोला कि 36 लिखिए तो वो उस चीज़ को 63 यानी कि 63 लिख देंगे, तो ऐसे भी उनमें समस्याएं होती हैं। जैसे कि 6 लिखने के लिए आप बोलेंगे तो वो उसको उल्टा कर देंगे, 9 लिख देंगे, तो ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। बाकी ये डिस्कैल्कुलिया आपने जाना। फिर श्रवण प्रसंस्करण विकार इसमें दिया गया है, तो इसमें बच्चों को समझने में समस्याएं आती हैं, सुनने में समस्याएं आती हैं। समन्वय विकार, बच्चे अपने ही चीज़ों पर यहाँ पे जो उनका मोटर कौशल होता है उस पर उनका समन्वय नहीं स्थापित हो पाता है। तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ें दी गई हैं ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। केवल आपको इसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया ये आपको देखने को मिलेगा तीनों। बाकी मैं और प्रकार आपको बता दे रही हूँ। बाकी आपको जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्थीमिया जो होता है इसमें तनाव से संबंधित बच्चों को समस्याएं होती हैं। डिस्मॉर्फिया होता है, बच्चों को इसमें भ्रम होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत भद्दा हूँ, इस तरीके से वो बहुत सुंदर है, इस प्रकार से होता है। डिसअफेजिया होता है जिसमें बच्चों को भाषा से संबंधित विकार होता है। अफेजिया होता है, इसमें ये भी भाषा से संबंधित विकार होता है। डिसअफेजिया में भाषा से संबंधित के साथ साथ उसको मानसिक विकार भी होता है, और अफेजिया में भाषा संबंधी उसको विकार होता है। उसके बाद आता है आपके इसमें बुलिमिया। बुलिमिया का मतलब होता है बच्चों में खान पान से संबंधित विकार पाया जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जब खाने बैठते हैं तो उनको ये समस्याएं होती हैं कि वो अगर खा रहे हैं तो खाते ही जाते हैं, नहीं खाते हैं तो फिर वो बिल्कुल भी खाते ही नहीं हैं। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपको डिटेल्स में अगर और पढ़ना है इसके प्रकार को,
तो आप यूट्यूब वगैरह पे भी और सर्च कर सकते हैं, बाकी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके डीएड में मुख्यतः 4 प्रकार ही हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्थीमिया, ये 4 ही हैं। तो आपका इसी के साथ में ये अधिगम अक्षमता का जो पार्ट है आपका 3.2 ये आपका कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ चाहिए तो आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से पीडीएफ के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर।